गुड मॉर्निंग डियर एस्पिरेंट्स। जैसा कि हम प्रतिदिन द हिंदू न्यूज एनालिसिस करते हैं, तो आइए उसी सीरीज में आज के द हिंदू को एनालिसिस करते हैं। तो इसके लिए हमने कंटेंट टेबल तैयार किया हुआ है। तो जो मेजर इश्यूज हैं, जो मेजर टॉपिक्स जो कि आज कवर किए जाएंगे, वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो है डेली मोरल कोड सबसे पहले हम देखेंगे। इसके बाद जो है प्रीवियस डे क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको एनालाइज करेंगे। उसके बाद एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। उसके बाद अदर मेजर इश्यूज ऑफ द हिंदू देखेंगे। फिर मैप बेस्ड क्वेश्चंस क्या हैं, और उसके बाद प्रीलिमिनरी बेस्ड क्वेश्चंस जो कल के लिए दिए जाएंगे, आपको जिनके आंसर देना है। फिर उसके बाद जो है यूपीएससी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। फिर द हिंदू की वर्ड मीनिंग। तो आइए देखते हैं आज का कोट। जो आज का कोट लिया गया है उसको देखते हैं। तो जो आज का कोट है वो है, द सीक्रेट ऑफ योर फ्यूचर इज हिडन इन योर डेली रूटीन। इसमें यह बताया गया है कि जो हमारी जो फ्यूचर का जो सफलता है वो हमारी डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। अब यहाँ पर रूटीन से तात्पर्य है जो हमारा डेली का जो है डिसिप्लिन होता है, हम अपने किसी वर्क के लिए कितने डेडिकेटेड और परसिवरेंस है। तो जो हमारा डेडिकेशन है, हमारी सेंसिटिविटी है हमारे वर्क के लिए, उस पर डिपेंड करता है। तो जैसा कि प्रीलिमिनरी एग्जाम जो यूपीएससी का है वो धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, तो हमारा जो डेडिकेशन है उसकी ओर, उस पर हमारी सक्सेस जो है डिपेंड करेगी। तो इस प्रकार से ये था आज का कोट। अब आइए देखते हैं जो मैप बेस्ड क्वेश्चन जो कल दिया गया था उसमें मेजर क्या, उसका जो आंसर है वो क्या है। जो मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो था मेनली जो यूक्रेन और रशिया का जो इश्यू चल रहा था उस पर बेस्ड था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि विच स्ट्रेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ एजियो। तो जो इसका आंसर था वो था कर्च स्ट्रेट। आइए मैप में देखते हैं। जैसा कि जो सी ऑफ एजियो है वो यूक्रेन और रसिया से घिरा हुआ है, तो इस प्रकार से, और इधर जो ब्लैक सी है वो रोमानिया, यूक्रेन और रसिया से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर जो स्ट्रेट जो सी ऑफ एजियो और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है वो है कर्च स्ट्रेट। आइए देखते हैं नेक्स्ट आंसर जो क्वेश्चंस दिए गए थे। तो जो ये यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर बेस्ड जो क्वेश्चन दिए गए थे उसके आंसर्स देखते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया इंडिकेट्स द ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट्स। तो इसमें यह बताना था कि जो ईस्टर्न मोस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट स्टेट है जो इंडिया के, वो कौन कौन से हैं। तो ईस्टर्न मोस्ट जैसा कि अपन को पता है वो अरुणाचल प्रदेश है, और वेस्टर्न मोस्ट जो है गुजरात है। आइए इसको देखते हैं मैप में। तो इसको मैप में हम लोकेट कर सकते हैं, जैसा कि मैप में हम लोकेट कर सकते हैं कि वेस्टर्न मोस्ट जो स्टेट है वो है गुजरात, और जो ईस्टर्न मोस्ट स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। तो इसका जो आंसर था वो था ईस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, और वेस्टर्न मोस्ट स्टेट जो है गुजरात। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि इन द साउथ अटलांटिक ओशियन एंड साउथ ईस्टर्न पैसिफिक रीजन इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स साइक्लोन डज नॉट ओरिजिनेट, व्हाट इज द रीजन। अब जैसा कि हम जानते हैं कि साइक्लोन को ओरिजिनेट होने के लिए जो है लो प्रेशर की आवश्यकता होती है। तो लो प्रेशर कहाँ पर जनरेट होगा, जहां पर टेम्परेचर जो है हाई होगा। तो जहां पर टेम्परेचर हाई होगा वहां पर लो प्रेशर जनरेट होगा। तो इसका जो आंसर था वो ये था कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन सेल्डम अकर्स। तो आइए मैप में इसको देखते हैं कि व्हाट आर द रीजन्स दैट इन साउथ अटलांटिक एंड साउथ ईस्ट पैसिफिक ओशियन साइक्लोन डज नॉट अकर, ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो यहाँ पर कुछ जो साउथ पैसिफिक ओशियन है, कोल्ड करेंट्स की वजह से जो है यहाँ पर टेम्परेचर जो है लो रहता है, और इंटर ट्रॉपिकल जो कन्वर्जेंस जोन है यहाँ पर रेयरली सेल्डम ही अकर होता है। दीज आर द रीजन्स
that tropical cyclone does not originate in this region। तो ये थे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन यहाँ पे क्यों ओरिजिनेट नहीं होता है। अब आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर एंड करंट अफेयर्स ओरिएंटेड मेंस क्वेश्चन। अब जैसा कि मेंस का जो आर्ट एंड कल्चर बेस्ड जो क्वेश्चन है, द रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट एंड हिस्ट्री डिस्कस। अब इसको 150 शब्दों में आंसर लिखना है। तो यहाँ पर जो है अपन को ये बताना है कि इंडियन जो रॉक कट आर्किटेक्चर था उसका ओरिजिन से लेकर के लेटर पीरियड जो डेवलपमेंट हुआ वो कौन कौन से एस्पेक्ट्स को जो है शो करते हैं। तो यहाँ पर अपन देख सकते हैं कि जो रॉक कट आर्किटेक्चर है वो गुप्ता पीरियड के पहले से ही शुरू हो चुका था। तो बिफोर गुप्ता पीरियड एंड आफ्टर द गुप्ता पीरियड जो है ये लार्ज स्केल पर डेवलपमेंट इसका हुआ। तो इसके मैनी एग्जांपल्स जो ले सकते हैं वो है भीमबेटका इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट नियर विदिशा इन एमपी। तो ये इसके एग्जांपल्स है। अदर एग्जांपल्स आर धार केव्स आल्सो नोन एज बाघ केव्स लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन को मेनली डील करना है कि कैसे जो है पेंटिंग्स उस पर, क्योंकि क्वेश्चन जो बेस्ड है वो ये है कि रॉक कट आर्किटेक्चर रिप्रेजेंट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर नॉलेज ऑफ अर्ली इंडियन आर्ट। तो आर्ट में क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, स्कल्पचर, पेंटिंग्स और उसकी डिजाइन। तो इस प्रकार से अदर एग्जांपल्स जो है ले सकते हैं वो है अजंता एलोरा केव्स, बाराबर केव्स नियर गया, बिहार में ये लोकेटेड है। अदर जो एग्जांपल्स है वो है एलोरा में कैलाशनाथ टेम्पल जो कि राष्ट्रकूटों द्वारा उसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। अनदर एग्जांपल इज ममलापुरम जो कि मद्रास से कुछ ही दूरी पर लोकेटेड है। ये जो है पल्लवों के द्वारा 7th सेंचुरी के दौरान इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया। तो जो केव टेम्पल्स आर्किटेक्चर है मेनली जो है पल्लव के शासन में जो है इसको ज्यादा फ्लोरिश हुआ। जैसा कि हमें इन पिक्चर्स से देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है केव्स को जो है केव के अंदर जो है आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया गया। तो इस प्रकार से ये हमारे आर्ट एंड कल्चर को और हिस्ट्री के डिफरेंट डायमेंशंस को शो करते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आर्किटेक्चर थे वो बहुत सारे पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सेंटर्स भी होते थे। तो यहाँ पर जो है असेंबली कमेटी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होती थी और मेजर जो है टाउन से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते थे रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो था करंट अफेयर्स ओरिएंटेड क्वेश्चन। व्हाट मेजर करंट इश्यूज आर इन्वॉल्व इन रसिया यूक्रेन रिलेशंस। तो इसमें यह बताना था कि कौन से वो मेजर रीजन्स हैं जो कि रसिया और यूक्रेन के इशू में इन्वॉल्व हैं। तो इसका आंसर था कि जैसे 1949 में जो है नाटो का फॉर्मेशन किया गया। अब नाटो जो है मिलिट्री अलायंस जिसमें 2 कंट्री जो है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से, 27 यूरोपियन यूनियन से और 1 यूरेशियन कंट्री है। तो जो ये मिलिट्री अलायंस है ये एक दूसरे के लिए एज ए डिफेंस के रूप में काम करते हैं ड्यूरिंग द मिलिट्री थ्रेट। तो जो ये नाटो जो है एक्सपांशन यूक्रेन की ओर हो रहा है। अब जो यूक्रेन का ईस्टर्न बॉर्डर है वो रसिया के साथ शेयर करता है। तो रसिया को है थ्रेट जो है क्रिएट हो रही है। तो इसकी वजह से मेजर इश्यूज इन्वॉल्व है। अदर रीजन्स नाटो जो है अदर रीजन्स जो है यूक्रेन है जो पॉलिटिकली और कल्चरली वेस्टर्न से जो है लगभग सिमिलर है। तो वो कल्चरली जो है वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री में जो है शामिल होना चाहता है और जो रसिया का इम्पैक्ट है उसको इन्फ्लुएंस को जो है कम करना चाहता है। तो ये थे मेजर रीजन्स जो कि इश्यूज इन्वॉल्व हैं।
अब इनके लिए जो है क्या सॉल्यूशंस दिया जाना चाहिए, वो जो रसिया ने है कि इफ वेस्टर्न कंट्रीज आर रेडी टू टॉक वी आर रेडी। यदि वेस्टर्न कंट्रीज बात करना चाहती हैं तो हम जो है थ्रू मीडिएशन एंड कोऑपरेशन इसका समाधान निकाल सकते हैं। अदर सॉल्यूशंस हो सकता है एडहरिंग टू द मिन्स्क एग्रीमेंट, जो कि वार को एंडिंग करने के लिए जो एग्रीमेंट 2014 और आफ्टर दैट 2015 में जो है उसका रिन्यूड फॉर्म के तौर पर जो है लाया गया था। तो इस प्रकार से ये थे रसिया यूक्रेन से रिलेटेड टॉपिक के जो आंसर थे। नेक्स्ट एडिटोरियल, इंडिया नीड्स अ रिफ्यूजी एंड एसाइलम लॉ। अब जो शशि थरूर रिनाउंड पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने लोकसभा में जो है प्राइवेट मेंबर बिल जो है पेश किया है। इसमें उन्होंने जो बात कही है वो ये है कि इंडिया में जो है रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ जो है लैकिंग है, तो उन्होंने एज ए प्राइवेट मेंबर जो है इसको इंट्रोड्यूस किया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि प्राइवेट मेंबर बिल क्या होता है। जो प्राइवेट मेंबर बिल होता है वो जो है नॉर्मल किसी सांसद के द्वारा जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है। ये गवर्नमेंट बिल नहीं माना जाता। गवर्नमेंट बिल तब माना जाता है जब किसी मिनिस्टर्स के द्वारा उसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, इसमें जो मेन प्रपोज किया गया है वो है एनेक्टमेंट ऑफ अ रिफ्यूजी एंड एसाइलम लॉ। तो इसमें जो है रिफ्यूजी और एसाइलम लॉ से रिलेटेड जो है एनेक्टमेंट को दर्शाया गया है। अदर जो इश्यूज है वो है स्पेसिफिक राइट्स एंड ड्यूटीज फॉर एसाइलम सीकर्स, जो स्पेसिफिक राइट्स और उनकी क्या ड्यूटी होनी चाहिए जो एसाइलम सीकर्स हैं इंडिया में। जैसा कि प्राचीन समय से ही इंडिया को विश्व गुरु कहा गया है और वसुधैव कुटुंबकम की हमेशा भावना रही है, तो इंडिया ने हमेशा से एसाइलम सीकर्स और रिफ्यूजीज को, जो कि रिलेटेड टू रेस, रिलीजन, कास्ट के जो विक्टिम्स थे, उनको हमेशा जो है साथ दिया है। और नेक्स्ट है डिसरिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन रिफोल्मेंट। अब जैसे कि इंडिया के पास प्रॉपर लीगल बैकअप नहीं है असाइलम और रिफ्यूजी से रिलेटेड, तो ये किसका वायलेशन है? इंटरनेशनल लीगल प्रिंसिपल्स ऑफ रिफोल्मेंट। नेक्स्ट, कॉर्नर स्टोन ऑफ रिफ्यूजी लॉ। तो इसमें क्या है कि यदि इंडिया इस प्रकार का बिल लाता है और इसको पास करता है तो ये बनेगा जो कॉर्नर स्टोन के तौर पे जो है रिफ्यूजी लॉ के तौर पर माना जाएगा। नो कंट्री परसिक्यूशन। अब जैसे किसी को शरण ना देना, तो कोई भी कंट्री यदि किसी कंट्री से जो लोग हैं वहां पर आते हैं एज ए शरणार्थी के तौर पर, तो उनको एज ए परसिक्यूटर के रूप में उस कंट्री में नहीं भेजा जा सकता। उनकी सहायता करना ये नैतिक कर्तव्य बनता है। और जो नेक्स्ट प्रपोज किया गया है वो ये है नेशनल कमीशन फॉर एसाइलम। तो इंडिया को जो है नेशनल कमीशन फॉर एसाइलम जो है एस्टेब्लिश करनी चाहिए। अब यहाँ पे जो बताया गया है कि इंडिया नॉट सिग्नेटरी टू 1951 यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन। जो इंडिया है वो 1951 की जो यूनाइटेड नेशन की जो कन्वेंशन है उसका जो है सिग्नेटरी नहीं है। तो इस प्रकार से इंटरनेशनल जो रूल एंड रेगुलेशन है उससे भी उसके आधार पर भी जो है इंडिया में रिफ्यूजी और असाइलम से रिलेटेड बैकिंग अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो ये है कि रसिया वेलकम्स इंडियाज स्टैंड ऑन ईस्टर्न यूक्रेन सिचुएशन। तो जो इंडिया ने द रशियन एम्बेसी हेयर ऑन फ्राइडे वेलकम्ड इंडियाज बैलेंस्ड प्रिंसिपल्ड एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच इन रिस्पॉन्स टू इंडियाज स्टेटमेंट एट द यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल। अब इंडिया की तरफ से जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में स्टेटमेंट दिया गया है उसका जो है जो रशियन एम्बेसी है उसने जो है स्वागत किया है। इसमें कहा गया है वेलकमिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मिन्स्क एग्रीमेंट which it said provided a basis for a negotiated and peaceful settlement of situation in Ukraine। तो इंडिया ने जो डिप्लोमेटिक तरीके से इसका सॉल्यूशन जो फाइंड करने की सलाह दी है वो ये है कि मिन्स्क एग्रीमेंट जो हुआ था उसको सही तौर पर जो है लागू किया जाना चाहिए। अब आइए देखते हैं कि जो इंडियाज स्टैंड ऑन रशिया यूक्रेन इशू है वो क्या है। इंडिया क्या चाहता है? इंडियाज बैलेंस्ड प्रिंसिपल्स एंड इंडिपेंडेंट अप्रोच। तो इंडिया की जो है इंडिपेंडेंट अप्रोच है, किसी से भी प्रभावित नहीं है और एक बैलेंस्ड होना चाहिए कि कोई भी वार लाइक सिचुएशन फर्दर क्रिएट ना हो और इस मैटर को पीसफुल तरीके से सेटल किया जाए। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिन्स्क एग्रीमेंट। तो मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है? द मिन्स्क प्रोटोकॉल फॉर एंडिंग वार इन डोनबास रीजन ऑफ यूक्रेन। इट इज ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट।
तो ये मेनली ट्राइलेटरल कॉन्टैक्ट है जो डोनबास रीजन है उसमें से वार को एंड करने के लिए। तो आइए देखते हैं डोनबास रीजन कहाँ पर लोकेटेड है मैप में। तो जो डोनबास है ये जो मेजर डिस्प्यूट का रीजन बना हुआ है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो ईस्टर्न पार्ट है ये रसिया से लगता है। तो लुहांस्क इसके नॉर्थ में है और इसके साउथ में है दोनेत्स्क। तो इस प्रकार से जो है डोनबास लोकेटेड है। तो मिन्स्क एग्रीमेंट क्या है? जो मिन्स्क एग्रीमेंट है मेनली वो रसिया और यूक्रेन के बीच जो एग्रीमेंट हुआ था कि यहाँ पर लोकल इलेक्शंस जो है जल्द से जल्द कराए जाएंगे और मिलिट्री थ्रेट जो है पोज नहीं की जाएगी, पीसफुल तरीके से मैटर को सेटल किया जाएगा। इस प्रकार से इसके मेन प्रोटोकॉल थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट बिगन्स इन मैसूरू। जैसा कि मैसूरू में जो है बर्ड्स की काउंटिंग जो है शुरू की गई है। 62 स्पीसीज आइडेंटिफाइड एट कोक्राहल्ली लेक। तो यहाँ पर आपके लिए होमवर्क है कि फाइंड द लोकेशन ऑफ कोक्राहल्ली लेक इन योर मैप, आल्सो फाइंड एसोसिएटेड फीचर्स। आपको ये फाइंड करना है कि कोक्राहल्ली लेक है वो कहाँ पर मैप में लोकेटेड है इंडिया के। तो ये द फर्स्ट डे ऑफ द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट in Mysuru, which kicked off on Friday, has reinforced the rich biodiversity of Kokrahalli Lake and the imperatives of its conservation. तो ये from the perspective of the paper third environmental issues, तो जो वाटर बॉडीज हैं वो मेनली बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम के लिए जो है काफ़ी रिच मानी जाती है। तो जो वाटर बॉडीज है जो है काफ़ी न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराती हैं और मार्सी लैंड जो कि काफ़ी फर्टाइल होते हैं। इसके फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो इस प्रकार से इस टॉपिक को हमने समझा। और आप बताइए कि कोक्राहल्ली जो लेक है वो मैप में कहाँ पर लोकेटेड है। नेक्स्ट इज न्यू गेको फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट गेट्स आर्मी टैग। 2 more species of the lizard named after the places of their occurrence. A lizard new to science is wearing the Indian Army tag. A team of herpetologists जो है उसकी टीम ने have recorded a new species of bent-toed gecko from a wooded part of the Umroi military station in मेघालय। तो ये नई जो है स्पीसीज जो है उसकी पाई गई है लिजार्ड की, इसके बारे में जो है ये न्यूज आई हुई है। जैसा कि हम इसमें डायग्राम में इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज सुप्रीम कोर्ट फॉर मीडिएशन अमंग स्टेट्स टू सेटल कृष्णा वाटर डिस्प्यूट्स। द टॉप कोर्ट टेल्स तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका टू रिजॉल्व द इशू। The Supreme Court on Friday asked if the states of Telangana, Andhra Pradesh and Karnataka could amicably settle their quarrel over the allocation of the Krishna River water. Why don't you settle through mediation? Chief Justice of India N.V. Ramanna asked senior advocate Shyam Diwan appearing for Karnataka. तो उन्होंने ये कहा है कि इस डिस्प्यूट को है उसको एमिकेबल तरीके से, फ्रेंडली तरीके से जो है सेटल किया जाना चाहिए। द दीवान हाउएवर सेड सम ऑफ द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड इन द केस रिक्वायर्ड एडजुडिकेशन एंड फाइनल डिटर्मिनेशन। द सीनियर लॉयर आर द CJI इन अ मेंशनिंग टू कॉन्स्टिट्यूट अ बेंच सून। द CJI assured he would look into request on January 10. On January 10, a bench of Justice D.Y. Chandrachud and A.S. Bopanna, which was earlier assigned the case, had both rescued. Justice Chandrachud is from Maharashtra and Justice Bopanna hailed from Karnataka. तो इस प्रकार से जो मेजर इश्यू जो है वाटर डिस्प्यूट से रिलेटेड है। नेक्स्ट टॉपिक इज wearing hijab not part of essential religious practice। अब यहाँ पे जो नया स्टेटमेंट आया है जैसा कि हिजाब का इशू जो है काफ़ी दिनों से कंट्रोवर्सी में है। इट हैज़ टू पास द टेस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड इंडिविजुअल डिग्निटी, AG टेल्स कर्नाटका हाई कोर्ट। अब जैसा कि अंडर आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तो फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेस, प्रोपेगेट एंड प्रैक्टिस, तो उसमें कुछ मोरल लिमिटेशंस हैं और डिग्निटी, इंडिविजुअल डिग्निटी से रिलेटेड लिमिटेशंस है, उसके बारे में बात कही गई है। कंटेंडिंग दैट वीयरिंग हिजाब वाज नॉट पार्ट ऑफ एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस protected under the right to freedom of religion, advocate
जनरल प्रभुलिंग के नावादगी ऑन फ्राइडे टोल्ड द हाई कोर्ट ऑफ कर्नाटका दैट क्लेम्स ऑन wearing hijab would also have to pass the test of constitutional morality। तो इसको मोरालिटी को जो है पास करना है, इंडिविजुअल डिग्निटी एज इंटरप्रेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द सबरीमाला केस। तो इस प्रकार से इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के जो प्रिंसिपल है उसको पास करना है, तभी ये एसेंशियल प्रैक्टिस जो है रिलीजन की मानी जा सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज 38 अवार्डेड डेथ पेनाल्टी इन अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस। स्पेशल कोर्ट टर्म्स इट रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस, 11 face life imprisonment until death। A special court on Friday awarded the death penalty to 38 convicts and sentenced 11 orders to life imprisonment until death for 2008 Ahmedabad serial blast in which 56 persons were killed and over 200 injured। तो इस प्रकार से इसमें जो है ये केस जो कि 2008 में अहमदाबाद में सीरियल ब्लास्ट केस हुआ, उसमें से 38 लोगों को जो है डेथ पेनाल्टी की सजा सुनाई गई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इश्यू। तो कल के लिए जो क्वेश्चन दिया गया है वो ये है, मैप बेस्ड क्वेश्चंस विद हाउ मैनी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज उत्तर प्रदेश शेयर इस बॉर्डर। आपको बताना है कि जो उत्तर प्रदेश है वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिलाकर कितने के साथ जो है अपने जो बॉर्डर को जो है शेयर करता है। ऑप्शंस आर 7, 8, 9 एंड 6। आइए देखते हैं प्रीवियस ईयर बेस्ड पीटी क्वेश्चंस। इन द इंडेक्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है, इन द इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन हाईएस्ट वेट। नेक्स्ट फर्स्ट ऑप्शन इज कोल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन एंड स्टील प्रोडक्शन। जो मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज मानी जाती हैं उसमें से बताना कि सबसे ज्यादा वेटेज किसका है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज यूनिक इन बीइंग स्वैम्प विद फ्लोटिंग वेजिटेशन दैट सपोर्ट्स रिच बायोडाइवर्सिटी। फर्स्ट ऑप्शन इज भीतरकनिका नेशनल पार्क, नेक्स्ट केवल लामजाओ नेशनल पार्क, थर्ड केवलादेव घाना नेशनल पार्क, फोर्थ सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो इस प्रकार से प्रीवियस ईयर के जो पीटी के क्वेश्चंस थे प्रीलिमिनरी बेस्ड वो इस प्रकार थे। आइए देखते हैं मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस। In spite of adverse environmental impact, coal mining is still inevitable for development। इसमें यह बताया गया कि जो कोल के जो है इन्वायरमेंटल जो काफ़ी हार्मफुल इम्पैक्ट है उसके बावजूद भी ये डेवलपमेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डिस्कस करना है। हाउ डज क्रायोस्फीयर अफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट। इसमें यह बताना है कि जो क्रायोस्फीयर है वो ग्लोबल क्लाइमेट को कैसे अफेक्ट करता है। अब आइए देखते हैं द हिंदू से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग। जो फर्स्ट मीनिंग है वो ये है कि मीडिएशन, क्रिएट एग्रीमेंट। जैसा कि अपन ने पढ़ा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा व्हाई दिस इशू कैन नॉट बी रिजॉल्व थ्रू मीडिएशन, तो इस प्रकार से इसका यूज किया जा सकता है। एडजुडिकेट, टू डिसाइड हु इज राइट। तो जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने वाटर डिस्प्यूट के केस में कहा कि दिस केस एज अर्लियर शुड बी एडजुडिकेटेड, इसको जल्द से जल्द जो है राइट है या रॉन्ग है इसको जो है डिसाइड किया जाना चाहिए, इस पर जजमेंट देना चाहिए। एक्यूज, समबडी हैज डन समथिंग। सो जैसा कि फर्स्ट जो फ्रंट पेज में आया हुआ है इशू कि 8 accused, for example we can use in this manner, accused was punished for their wrongdoings। Next meaning is verdict, verdict means decision, so the final verdict was given by the Supreme Court for a particular case। Next is prosecutor, a lawyer who leads the case, so prosecutor is leading the case of particular issue। So we concluded these topics related to the Hindu analysis। So write your comments in our section and write the answers questions asked in this analysis as well as subscribe our channel। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने आज के जो है कंक्लूड किया आज का जो द हिंदू एनालिसिस था, और आशा करते हैं कि आप जो है आपकी पढ़ाई अच्छी चले और आप प्री में क्वालिफाई हों और मेंस का आंसर राइटिंग करें। थैंक यू सो मच।